दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी की, जिस इकोनॉमी ने पिछले 35 से 40 सालों में दुनिया को चौंका दिया अपने ग्रोथ रेट से। आज ये इकोनॉमी एक बहुत बड़ा स्लो डाउन फेस कर रही है और इसको लेकर ग्लोबल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके चाइना में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से और बहुत ज्यादा जीडीपी पर डेट होने की वजह से स्लो डाउन आ रहा है। साथ ही साथ चाइना की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं प्रो प्रोडक्शन ज्यादा है, प्रो कंजम्पशन नहीं है, प्रो कंज्यूमर नहीं है। तो क्या चाइना के लिए ये टाइम आ गया है कि वो अपने लोकल मार्केट में प्रो कंज्यूमर पॉलिसी को अडॉप्ट करे? क्या चाइना की प्रो प्रोडक्शन पॉलिसी आज चाइना के अगेंस्ट जा रही है और चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज जीडीपी हमें स्लो डाउन दिखा रही है? तो कहीं ना कहीं चाइना ने खुद ही अनाउंस किया है, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, कि जीडीपी ग्रोथ फेल टू 4.9% इन द थर्ड क्वार्टर। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ लगातार टॉपल डाउन हो रही है, लगातार प्लेटू टॉप हो रही है, मतलब वो एक स्टैग्नेंसी शो कर रही है, धीमी हो रही है। चाइनीज इकोनॉमी फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन 2023। वो चैलेंजेस किस चीज से रिलेटेड थे? स्लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन ओवर 3 decades एज इट वाज बैटर्ड बाय क्रिपलिंग प्रॉपर्टी क्राइसिस, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्लगिश कंजम्पशन। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बूढ़ी होती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की एजिंग होती चली जाती है, हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में लगातार डिमांड कम होती चली जाती है, इसलिए कंजम्पशन कम होता चला जाता है। और जब कंजम्पशन कम होगा किसी भी इकोनॉमी में, तो वो हमेशा बहुत कम ग्रोथ बुक करेगी, बहुत कम जीडीपी ग्रोथ होगी। द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आर शिफ्टिंग एंड देयर इज ग्लोबल टर्मोइल एज वेल। चाइना और अमेरिका के रिलेशंस, साथ ही साथ कोविड-19 का आना, चाइना में एब्सोल्यूट लॉकडाउन, राइट? तो इन सारी चीजों ने चाइना के अगेंस्ट वर्क किया है। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कॉजेज हैं इस चाइनीज स्लो डाउन के, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडियन इकोनॉमी पर, किस तरह से ये इंडियन इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को कैश कर पाएंगे, क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फेवर में, या ये अपॉर्चुनिटी हम ऑलरेडी लूज कर चुके हैं, राइट? तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या क्या रीजंस है? सबसे पहला भाई, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एज हो रही है पॉपुलेशन में। अगर हम देखें तो चाइना की जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी उसको उसने बदला है और उसने इंसेंटिवाइज किया है कि भाई कम से कम 2 बच्चे तो होने ही चाहिए आपके, ठीक है, और अगर 2 होंगे तो हम उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जो लेबर कॉस्ट, जिसको चाइना बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके चलता था, लेबर आवर्स बहुत ज्यादा थे और उनको पे नहीं किया जाते थे उतने वेजेस, तो उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम कि वो बदल रहा है और लेबर कॉस्ट लगातार बढ़ी है। अराउंड 12% राइज हमें देखने को मिला है लेबर कॉस्ट में, राइट? तो इसको इंडिया कहीं ना कहीं यूज कर सकता है अपने फेवर में। साथ ही साथ यूथ में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि वहां की जो एजेंसीज हैं, जैसे कि हमारी जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसने बोला है कि हम डेटा नहीं पब्लिक करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हम डेटा पब्लिक ही नहीं करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अर्बन एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम 5.5% टू 5.2%। ठीक है, तो दीज आर डिस्टर्बिंग फिगर्स अबाउट चाइना, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, राइट? There is turmoil in the real estate sector. ठीक, it accounts for about a quarter of China's GDP and is now beginning to show signs of perceptible slowdown. ठीक है, लगातार उसमें धीमे 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 sluggishness आ रही है, मतलब उस तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है जिस तरीके से पहले चाइना की जीडीपी और चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो हो रहा था, राइट? तो इसका मतलब है ओवरऑल डिमांड कम हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है। साथ ही साथ जो लोकल गवर्नमेंट है उसका डेट बढ़ता चला जा रहा है, चाइनीज जीडीपी पर ओवरऑल डेट बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, राइट? देयर इज $7.8 ट्रिलियन ऑफ डेट ऑन चाइनीज जीडीपी अगर हम बात करें, और ये कब के फिगर्स हैं? 2022 के फिगर्स हैं। अब ये और भी ज्यादा बढ़ चुका है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार चाइना में कम होता जा रहा है और वो शिफ्ट हो रहा है। हम देख रहे हैं कि नए हब्स बन रहे हैं, बिजनेस हब्स, लाइक बांग्लादेश, लाइक वियतनाम, ठीक है? तो इसका बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हुआ है ईस्ट एशियन कंट्रीज को, करेक्ट? और इंडिया भी इससे बेनिफिट हुआ है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं उस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं था।
इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, और साथ ही साथ इंडिया में अगर हम देखें तो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ज्यादा नहीं है। लेबर कॉस्ट यहां पर भी उतनी सस्ती नहीं है जितनी वियतनाम में, ठीक है, जितनी इन सारी कंट्रीज में है जो कि बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज है। साथ ही साथ साउथ चाइना की डिस्प्यूट्स जो है वो भी चाइना के अगेंस्ट में जा रही हैं, क्योंकि जो हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, दोज इन्वेस्टर्स आर मोस्टली अमेरिकन, ठीक है। और जब भी चाइना इस तरीके से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाता है तो वो अपने आसपास की कंट्रीज को तो इंपैक्ट करता ही है, उनके सेंटिमेंट्स को तो हर्ट करता ही है, साथ ही साथ वो अमेरिका के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट करता है, क्योंकि वो पैसिफिक में ही ये सब कर रहा है, ठीक। तो चाइना के जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं दे आर कंटेस्टेड बाय मल्टीपल कंट्रीज, right? Because that region is resource rich region. These disputes raise concerns about regional stability and freedom of navigation for China. इसके अलावा ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कंसर्न्स भी हैं जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो उइगुर मुस्लिम्स, सिंजियांग रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन उइगुर मुस्लिम्स को कन्वर्ट करता जा रहा है हान चाइनीज पॉपुलेशन में। वहां पर उसने इतनी ज्यादा हान चाइनीज पॉपुलेशन ले जाकर के डाल दी है कि वो हान चाइनीज पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत बुरा ट्रीटमेंट कर रही है उइगुर मुस्लिम्स के साथ, और उइगुर मुस्लिम्स का नंबर जो है लगातार कम होता जा रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्टर्बिंग चाइनाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और चाइना इन सारी कंट्रीज में दुनिया की सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री है। इट हैज टेंस रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स एक लीडिंग इकोनॉमी है, काफी पावरफुल इकोनॉमी है, और उसके साथ ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, ठीक है, टैरिफ रिलेटेड डिस्प्यूट्स में पड़कर चाइना ने अपना काफी हद तक नुकसान करवाया है। चाइना में ये जो स्लो डाउन आ रहा है इसका इंपैक्ट ग्लोबली क्या होगा? इसका इंपैक्ट ग्लोबली अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन से रिलेटेड डिसरप्शंस देखे जा सकते हैं, क्योंकि चाइना एक तरीके से प्रोडक्शन हब है दुनिया का, ठीक है। दुनिया की सप्लाई चेन्स चाइना ही डायरेक्ट करता है, और अब कहीं ना कहीं चाइना का रिप्लेसमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा जो अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए देयर विल बी सप्लाई चेन रिलेटेड डिसरप्शंस अगर हम देखें चाइना की इकोनॉमी अगर वीक होती है तो। साथ ही साथ इट विल हैव एन इंपैक्ट ऑन इमर्जिंग मार्केट, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स को चाहिए होते हैं चाइनीज गुड्स, सस्ते गुड्स, तो इन मार्केट्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन मार्केट्स में जो डिमांड थी इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द चाइनीज गुड्स। देयर विल बी लोअर इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। इसके साथ ही साथ देयर विल बी करेंसी फ्लक्चुएशंस आल्सो, करेंसी रिलेटेड फ्लक्चुएशंस भी होंगे, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा डॉलर होल्ड करके रखता है। तो चाइनीज इकोनॉमी अगर कहीं से भी स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन शो करती है, तो इसका इंपैक्ट करेंसी पर भी पड़ेगा, ग्लोबल करेंसीज पर। ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस भी, ट्रेड रिलेशन से रिलेटेड डायनेमिक्स भी इससे चेंज होंगे। साथ ही साथ इसका इंपैक्ट कंज्यूमर गुड्स के मार्केट पर भी पड़ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक। तो इंडिया एक बहुत मेजर एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टर भी है चाइना का, ठीक है। इंडिया चाइना को एक्सपोर्ट भी करता है और चाइना से इंपोर्ट भी करता है। अगर चाइना के इंपोर्ट्स की बात करें तो 70% ऑफ आयरन ओर ऑफ चाइनीज इंपोर्ट्स गो फ्रॉम इंडिया। तो अगर चाइनीज इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वीकनेस आती है, वो स्लो डाउन शो करता है, तो इंडिया का जो आयरन ओर का जो एक्सपोर्ट होता है टुवर्ड्स चाइना वो इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ अगर हम इंपोर्ट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया अब चूंकि देयर इज लोअर डिमांड इन चाइना, तो इस वजह से देयर विल बी रिड्यूस्ड प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज दैट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, ठीक है। तो वहां पर डिमांड कम हो रही है, तो अब चाइना चाहेगा कि ये सारे के सारे रॉ मटेरियल को वो एक्सपोर्ट करे, ठीक है। और एक्सपोर्ट करेगा तो कम दामों में करेगा, बिकॉज अभी क्या हुआ, अभी तो मजबूरी बन गई ना, देयर इज लोअर डिमांड, तो जितना भी हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया है, जितने भी ज्यादा रॉ मटेरियल है उनको इंडिया भेजो, करेक्ट। देन इन्वेस्टमेंट फ्लोज, अगर चाइना वीक होता है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता है तो इंडिया उसका फायदा उठा सकता है या था, राइट। कुछ और कंट्रीज को भी इसका फायदा हुआ है, तो हो सकता है कि आगे चलकर, चूंकि इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड ईयर्स बाकी हैं, तो हो सकता है आगे चलकर हम इसका फायदा प्रॉपरली उठा पाए।
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी लूज कर दी, तो ऐसा नहीं है, राइट। देयर इज कॉम्पिटिशन इन, देयर विल बी कॉम्पिटिशन इन द ग्लोबल मार्केट्स। अगर चाइना के एक्सपोर्ट कम होते हैं तो इंडिया वो एक्सपोर्ट को फिल कर सकता है अपने तरफ से, अगर इंडिया में इतना ज्यादा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट आने वाले सालों में हो जाता है। ऑल्दो हमारी स्किल इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सब इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन जीडीपी एज वेल। अगर चाइना की जीडीपी वीक होती है तो उसकी वजह से इंडिया की जीडीपी पर भी उसका इंपैक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा। देन सप्लाई चेन रिलेटेड रेजिलियंस, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते हैं तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो चाइना की लेबर कॉस्ट के साथ काफी हद तक कॉम्पिटिटिव है, तो हम कम कॉस्ट में ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो चाइनीज गुड्स को रिप्लेस कर सकें, राइट। आईएमएफ ने अपने कमेंट्स दिए हैं चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर। आईएमएफ ने ये बोला है कि ऑल्दो चाइना इज फेसिंग सम काइंड ऑफ टर्मोइल, सम काइंड ऑफ स्लो डाउन, बट जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इसको संभाल रही है, संभाल ले रही है। बट यहां पर आईएमएफ ने कुछ चीजें बताई हैं कि गवर्नमेंट को बदलनी चाहिए, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, जो प्रो प्रोडक्शन पॉलिसी है, उसको गवर्नमेंट को चेंज करना चाहिए और प्रो कंज्यूमर पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे कि अपनी लोकल इकोनॉमी में भी डिमांड को वो इंश्योर कर सकें। साथ ही साथ चाइनाज ग्रोथ फाउंडेशंस अपीयर फ्रेजाइल, हिंडर्ड बाय डेमोग्राफिक चैलेंजेस। एजिंग को कम करना पड़ेगा, एजिंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो अपना रिप्लेसमेंट रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा बच्चे हों, ठीक है, रिप्रोडक्शन बढ़े, ठीक। एंड देन हाई डेट, चाइनीज इकोनॉमी इज अंडर वेरी हाई डेट, तो इस हाई डेट को भी धीरे 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 कम करना होगा, जिससे फाइनेंशियली एफिशिएंट हो पाए, ठीक है। देयर इज अ क्वेश्चन कि डिस्कस द इंप्लीकेशंस ऑफ चाइना स्लोइंग इकोनॉमी ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। In your answer, highlight the potential challenges and opportunities that this slowdown presents for emerging economies, particularly in Asia. तो आप कई सारी केस स्टडीज बता सकते हो कि किस तरीके से चाइना ने काफी सारे बिजनेस को, चूंकि वहां पर लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, तो बिजनेसेस को शिफ्ट किया है। साथ ही साथ कोविड-19 में कंप्लीट एब्सोल्यूट लॉकडाउन होने की वजह से चाइना से बिजनेस बाहर गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट किया है। तो इसका किन किन कंट्रीज को फायदा हुआ है, जैसे मैंने कई सारे नाम आपको बता दिए, इंडिया को भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, बांग्लादेश एंड वियतनाम, दे आर हैविली लाइक, उनके ऊपर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस का पड़ा है। तो यही सारी चीजें हमें यहां पर डिस्कस करनी होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द डिस्कशन।